फिल्म इंडस्ट्री में ना इतने राज छुपे हुए हैं जो बड़ी आसानी से आम लोगों के सामने नहीं आ पाते। ग्लैमर की इस भीड़ में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं दबी हुई हैं जिसे आप जितना भी कोशिश कर ले आसान तरीके से जान नहीं पाएंगे। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एक बॉलीवुड के सेट में काम करने वाले कैमरामैन के साथ एक विचित्र सी भूतिया घटना घट गई थी, जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सी गई थी। मैंने उसी वीडियो में आप लोगों से सवाल किया था, क्या आप लोग एक सीरीज़ देखना चाहते हैं जिसमें मैं कुछ ऐसे एक्टर्स की कहानी आपके सामने लेकर आऊं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, उनके साथ जो घटना घटी है वो बहुत रेयर लोगों को पता है। मैं इसीलिए आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी साल बिताया हूँ। यूट्यूब शुरू करने से पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में था। काफ़ी सारे सीरियल्स किया हुआ हूँ, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता होगा। कुछ फिल्मों में भी काम किया हूँ, तो उस दुनिया को ना मैं काफ़ी करीबी से समझ सकता हूँ। लोग मिलते जुलते हैं, एक कैमरामैन कहीं और काम किया हुआ है, एक मेकअप आर्टिस्ट कहीं और भी देखा हुआ है उसने दुनिया, कभी कोई है मेरे साथ काम कर रहा है उसने कहीं और भी किया होगा। तो ऐसी ना चीज़ें डिस्कस होती रहती है। जैसे आप किसी फील्ड में हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, उसी फील्ड में किसी के साथ कुछ घटना घटती है तो आप लोगों को पता चल जाता होगा ना। तो ऐसे ही हम लोगों को ये सब कुछ पता चलते रहता है। और आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये घटनाएं जो हैं ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में हुई हैं और इनकी इन्फॉर्मेशंस मुँह ज़ुबानी क्या आप इंटरनेट में भी देख सकते हैं। इंटरनेट में ये सब जानकारियाँ हैं, क्योंकि ये जो घटना थी वो किसी नॉर्मल एक्टर के साथ नहीं, एक टाइम के ऐसे एक्टर के साथ घटी थी जिसे कहा जाता था कि उस एक्टर ने अमिताभ बच्चन, जो इस सदी के महानायक नाम से जाने जाते हैं, उनको भी दबा दिया था। मैं बात कर रहा हूँ गोविंदा की। एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ना जाने लाइफ के कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसे एक बार की बात है, अभी से लगभग 19 साल पहले की, 2006 में वही फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ये शूटिंग ना आउटडोर के कहीं इलाके में हो रही थी। तो गोविंदा को वैनिटी वैन मिली हुई थी उनकी। अक्सर अगर मुंबई में शूटिंग होती या फिर कोई ऐसी जगह शूटिंग होती है जहाँ पर पूरा स्टूडियो बना हुआ है, वहाँ पर ऐसे बड़े एक्टर्स को उनका एक पर्सनल रूम मिल जाता है। वहीं पर उनका मेकअप रूम भी रहता है, उनका बेडरूम भी रहता है, उनका छोटा सा किचन भी रहता है। लेकिन अगर शूटिंग मुंबई से बाहर हो रही हो, किसी आउटर इलाके में हो रही हो, तो एक्टर्स को मिलती है वैनिटी वैन। जो छोटे एक्टर्स रहते हैं उनको शेयरिंग वैन मिलती है, मतलब एक वैन में 2-3 एक्टर रहेंगे, लेकिन ऐसे जो बड़े एक्टर्स रहते हैं उनको एक सिंगल वैन मिलती है। कई बार ऐसे बड़े एक्टर्स खुद की वैन भी रखते हैं। तो गोविंदा एक वैनिटी वैन में थे और दिन भर का काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हुआ था। शाम का वक्त हो रहा था और ये कोई 2 सीन बचे रहे होंगे, फिर आज का पैकअप हो जाता। थोड़ा सा टाइम था तो डायरेक्टर साहब ने गोविंदा जी से कह दिए थे कि सर आप जाइए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगला जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वाला है, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो आपको थोड़ा एनर्जी। गोविंदा ने बोले ठीक है मैं आराम करता हूँ, जब आपका सब कुछ तैयार हो जाए तो मुझे बुलवा लीजिएगा। और गोविंदा अपने वैनिटी वैन में चले गए। अब यहाँ पे सब लाइटिंग वाइटिंग लगती है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लाइटिंग वाइटिंग लगने में लगभग 1 से 1.5 घंटे चले गए। अब डायरेक्टर साहब ने अपने एक एडी को बोले कि जाओ भाई सर को लेकर आओ। तो एडी, एक नया सा फ्रेशर इंटर्न एडी, उस वैनिटी का दरवाज़ा नॉक करता है। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। इसने सोचा कि गोविंदा सर तो अकेले हैं, क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं सबकी अलग अलग वैनिटी है और हर एक एक्टर अपनी अपनी वैनिटी में है। क्योंकि एडी, ये वाले जो एडी होते हैं ना, कई बार इंटर्न एडी का काम ही ये रहता है कि वो एक्टर के पास जाएं, उनके रूम से उनको बुलाकर लेकर आए सेट तक। तो ये वाला जो एडी था, इसको मालूम था कि कौन सा एक्टर इस वक्त कहाँ है, क्योंकि इसका ये जॉब है। तो इसको मालूम था कि बाकी सारे एक्टर अपने अपने। तो गोविंदा जी किसी से बात कर रहे थे और उस समय ना लोग मोबाइल का उपयोग इतना फ्रीक्वेंट नहीं करते थे जैसा आजकल लोग करते हैं। फिर भी इसको एक सेकंड के लिए लगा कि हो सकता है गोविंदा जी किसी से फ़ोन में बात कर रहे होंगे। वो रुक गया। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वॉकी टॉकी से आवाज़ आई, अरे क्या हो गया भाई, सर को बुला के लेके आ रहा है कि नहीं। एडी डर गया कि डायरेक्टर सर भड़क रहे हैं, मैं 15 मिनट से बाहर खड़ा हुआ हूँ, गोविंदा जी किससे इतनी देर से फ़ोन में बात कर रहे हैं। अब एडी ने फिर से एक बार नॉक किया
गोविंदा जी ने अंदर से रिस्पॉन्स नहीं किया, आ जाओ नहीं आओ करके, तो एक बार नॉक करके खुद से एडी ने दरवाज़ा खोल लिया वैनिटी का और अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर घुसा तो अंदर का नज़ारा देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि गोविंदा जी फ़ोन में बात नहीं कर रहे थे, वो आंखें बंद किए हुए थे और हवा में इशारा करते हुए किसी से तो बात कर रहे थे। अब उस समय वायरलेस ऐसे कान वाले नहीं चलते थे, तो डायरेक्टर ध्यान से देखा भी, एडी ने ध्यान से देखा भी कि किससे बात कर रहे हैं आंख बंद करके ऐसा इशारा करते हुए। ये 2 मिनट खड़ा रहा, गोविंदा जी की एक्टिविटीज़ को ये नोटिस कर रहा था। वो बड़ी फास्ट पेस में बोल रहे थे, कभी आंख खोलते भी तो हवा में कहीं तो भी देख के कुछ पूछ रहे होते। 2 मिनट तक एडी देख के बड़ा परेशान रहा, फिर बोल दिया कि सर तैयार हो चुका है सब कुछ, डायरेक्टर सर आपको बुला रहे हैं। गोविंदा जी उसकी तरफ देखते हैं और भड़क कर कहते हैं, तुझे दिखाई नहीं देता है मैं अपनी मां से बात कर रहा हूं, बीच में बार बार क्यों बोल रहा है। यह सुनकर एडी की जान हलक में आ गई, क्योंकि उस वैनिटी में गोविंदा सर के अलावा कोई भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, गोविंदा जी की मां की मृत्यु तो सन 1996 में ही हो चुकी थी। तो 2006 की मैं बात बता रहा हूं आपको। वो हवा में देखकर बात कर रहे थे और एडी ने टोका तो बोलते हैं कि मैं अपनी मां से बात कर रहा हूं, तुझे दिखता नहीं है। एडी का तो खून सूख गया, वॉकी टॉकी से फिर से आवाज है, क्यों भाई तू सर को बुला के लेके आ रहा है कि नहीं। डायरेक्टर ने ऐसा एडी को बोला वॉकी टॉकी में, तो उसने अपना वॉकी टॉकी देखा, वहां पे कुछ नहीं बोला और भाग गया तुरंत। जाके डायरेक्टर साहब को बताया कि सर मैंने ऐसा ऐसा देखा हूँ। तो डायरेक्टर साहब बोलते कि अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़, थोड़ी देर कुछ और सीन निकालने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर साहब भी सुन के इस चीज़ को इग्नोर किए या फिर बढ़ावा दिए, एडी समझ नहीं पाया। एडी को ऐसा लगा कि डायरेक्टर सर भी गोविंदा जी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं। फिर गोविंदा जी खुद ही आधे घंटे बाद लगभग सेट पे आ गए और शूट शुरू हो गया। एडी वहाँ से निकला, अपने दोस्तों यारों से मिला, जो दोस्त यार पहले से इंडस्ट्री में काम करते थे, जिन लोगों ने फिल्मों में बिहाइंड द कैमरा कुछ काम किए हुए थे। उसने आज जो घटा सेट पे वो अपने दोस्तों के साथ जिक्र किया। तो ये दोस्त लोग सुनते बोलते कि भाई तेरे साथ एक बार हो चुका है, हमने गोविंदा जी के साथ 3-4 फिल्में की हैं। गोविंदा जी ना बहुत फिल्में करते थे एक टाइम पे, मतलब उन्हें 50 फिल्में मिल गई थी केवल 40 दिनों के अंदर। इसकी भी पीछे एक स्टोरी है, ये सब कुछ कैसे हुआ था। तो ये बहुत फिल्में करते थे। तो ये जो एडी था ना, इसने अपने दोस्तों के साथ ये जिक्र किया, तो ये दोस्त लोग क्या बोलते, तूने तो आज एक पहला इंसिडेंट देखा है गोविंदा का ऐसा, हमने तो ना जाने कितने सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं। तो एडी बोलता है भाई तुमने क्या देखे बताओ ना। तो एक दोस्त था इस एडी का, वो भी एक एडी था लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड एडी था। वो बताता है कि भाई मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था और वहाँ पे रात हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा हपड़ा तपड़ी मची हुई थी। जल्दी जल्दी ख़त्म करना था क्योंकि स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था और सर के पास, गोविंदा जी के पास मतलब डेट भी नहीं थी। तो भीड़म भाड़ थी और क्राउड का सीन भी था। गोविंदा जी अचानक से सेट में एंटर करते हैं और सबको हटाने लगते हैं, हटो 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 हटो, माँ आ रही है, माँ को चलने का थोड़ा रास्ता दो। जबकि उनकी माँ की मृत्यु तो 1996 में ही हो चुकी थी। ये दोस्त जो था वो सन 2004 की बात बता रहा था। मतलब 2006 में भी वो अपनी माँ से हवा में बात करते थे, 2004 में भी बात करते थे। फिर ये सब कुछ सुन रहा था एक और दोस्त इनका, वो बोलता है यार मैंने भी अपनी फिल्म के सेट में गोविंदा जी के बारे में कुछ तो भी हुआ है वो सुना हूँ, तुमको जानना है तो बताओ। वो उनकी माँ से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ भाई बता, तूने क्या देखा है अपनी फिल्म की सेट पे। तो ये बताता है कि सन 2005 के आसपास की बात है, हम एक हिल स्टेशन में शूट कर रहे थे। वो भी उस दिन मतलब वैनिटी वैन गोविंदा जी को मिली हुई थी और ये मतलब एकदम खाई के आसपास वाला कोई तो भी सीन था, वहाँ पे शूट हो रहा था। दिन भर से शूटिंग बहुत अच्छे से हुई और पैकअप होते होते रात के लगभग 11 साढ़े 11 बज गए थे और अगले दिन फिर से अर्ली मॉर्निंग से शिफ्ट लगने वाली थी। तो गोविंदा जी ने बोले कि मैं कमरे में जाऊंगा होटल में, वहाँ पर सोऊंगा अभी, मतलब मैं और ज़्यादा टाइम यहाँ पे रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे इनफ नींद चाहिए। तो कुछ लोग जो थे यूनिट के वो अपने यहाँ पे मतलब जहाँ पे सेट लगा हुआ था वहाँ पे कुछ काम वाम में रुके हुए थे और गोविंदा अपने एक ड्राइवर के साथ गाड़ी से एक होटल रूम में पहुँच गए।
होटल रूम में वो जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते तो क्या देखते हैं कि इनका रूम पूरा बिखरा हुआ है। कचरा नहीं था, पूरा रूम बिखरा हुआ था। तो इनको देख के गुस्सा आया कि इतना बड़ा होटल है, मैं था नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे साफ सफाई कराई जा सकती थी ना। जनरली ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग कोई, आज मैं थोड़े बड़े लेवल के होटल की बात कर रहा हूँ, आप बड़े लेवल का होटल का रूम लो, आप उस रूम से कुछ देर के लिए बाहर निकलोगे ना, तो वो होटल ओनर की या होटल मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि आप जब अपने रूम से बाहर गए हो तो वो मैनेजर आपके रूम की साफ सफाई करवा दे। और ये तो अच्छा खासा बड़ा होटल था, गोविंदा जैसे सेलिब्रिटी का रूम था, तो मैनेजर ने साफ कैसे नहीं करा? इनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा थी और यूनिट का कोई भी व्यक्ति इस वक्त इस होटल रूम में नहीं था। तो सोचे मैं क्या जाऊं यार अभी मैनेजर से बात करने के लिए, बहस करने के लिए। मतलब मैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगेगा ना। और ये ऑब्वियसली अच्छे से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे। ये क्यों बात करेंगे मैनेजर से? ये बात करेंगे अपने यूनिट के किसी बंदे से कि जाओ तुम होटल में बात करो कि मेरा रूम साफ क्यों नहीं है। और होटल में तो इनके अलावा इनकी यूनिट का कोई था ही नहीं पर्सन, खाली एक ड्राइवर आया हुआ था। तो इन्होंने सोचे कि जाने दो यार, थोड़ा बिस्तर फैला हुआ है उसको साफ़ करा देता हूँ, उसमें लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ, अब जैसा भी हो सुबह जल्दी उठना है। ये गए बिस्तर में, लेट गए, सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर जाने का मन हुआ, लेकिन बोले अरे यार ऐसे तो मतलब नींद पूरी तरह से उड़ जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं गाने सुन लेता हूँ। तो उस टाइम पे ना वॉकमैन चलते थे, आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। इतने बड़े बॉक्स जैसे रहते थे, उसके अंदर कैसेट डलती थी, उसमें हेडफोन लगता था, तो वॉकमैन। आज के टाइम पे कुछ ऐसा आईपॉड भी चलता था पहले, हाँ आईपॉड छोटा सा रहता था, वो गानों के लिए ही होता था। तो वॉकमैन में उन्होंने अपने कैसेट फंसाए, अपने ही गानों के, पुराने गानों के, और हेडफोन लगा के अपने गाने सुनने लगे और बिस्तर में लेट गए कि अब सोता हूँ, नींद आई गाने सुनते सुनते। वॉल्यूम स्लो था, माहौल थोड़ा ठीक लग रहा था। 15 मिनट बाद इनको नींद आ गई। भाई 15 मिनट बाद नींद आई है ना, 5-7 मिनट सोए होंगे, इनको अचानक से सीने में एक प्रेशर सा फील होता है, एकदम प्रेशर सा। ये घबरा कर अपनी आंखें खोलते कि यहाँ पर दर्द क्यों हो रहा है। जैसी आंखें खोलते तो क्या पाते हैं कि उनके सीने के ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। बूढ़ी औरत के पूरे बाल वाल खुले हुए हैं, आंखें पूरी सफ़ेद है और मुंह फाड़ के इनको ऐसे एकदम मुंह के पास में ऐसा देख रही है। ये अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की है कि बेड साइड में बटन रहती है ना जो लाइट की, वो ऑन कर दूं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। इस तरफ भी एक बटन थी, उस तरफ भी हाथ इनका पहुँच नहीं पा रहा था। ज़ोर से चिल्लाए और अपनी बॉडी को ऊपर उठाए तो वो औरत ऐसे हवा में गायब जैसी हो गई। और जैसे ही उठ के देखे ना, ये जो रूम पूरा बिखरा हुआ था अभी से 15 मिनट पहले तक, वो पूरा जमा हुआ है, एक एक चीज़ सेट है। इनकी वहीं पे मतलब खून सूख गया, इतना ज़्यादा डर लगा कि ये रूम इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं। और पूरा रूम अभी जमा हुआ है, पूरा साफ़ सुथरा, टिप टॉप। इतना ज़ोर के डर लगा। नॉर्मली ड्राइवर होता था इनके पास, ये तुरंत उठे, अपनी गाड़ी चालू किए और डायरेक्ट मुंबई। ना डायरेक्टर से बात की, ना किसी से बात किए। डर लग जाएगा ऑब्वियसली। ये कुछ अनप्रोफेशनल नहीं था, ये कुछ वियर्ड नहीं था, ये ऑब्वियस था। किसी भी इंसान के साथ ऐसी घटना घटेगी तो इंसान इस लेवल तक घबरा जाएगा कि वो किसी से बात करना भी उस समय सही नहीं समझेगा। सबसे बड़ी बात, मुंबई के पास में शूटिंग चल रही थी, मुंबई के पास ही जो हिल स्टेशन है अपना लोनावला, खंडाला के आसपास ही, वहीं पे उठाए गाड़ी, भगाए नॉन स्टॉप, आके सीधे अपने घर पर रुके और किसी से कुछ डिस्कस नहीं किए। फिर कुछ समय बीत गया और फिर ऐसा इंटरव्यू वगैरह, पॉडकास्ट वगैरह का ज़माना, उस समय भी पॉडकास्ट चलते थे। बस फ़र्क इतना है कि उस समय पॉडकास्ट यूट्यूब में नहीं आते थे। तो पॉडकास्ट में इन्होंने इस घटना के बारे में बताया पहली बार, बहुत पहले, यूट्यूब वगैरह वजूद में भी नहीं आया था। फिर वो इनका वीडियो वायरल होता रहा। फिर कई बार ऐसे इंटरव्यू वगैरह के लिए आज भी जाते हैं, और जब कोई इनसे पूछता है तो ऐसी चीज़ें जिक्र करते रहते। कोई ऐसा मिल गया, मुलाकात हो गई इंडस्ट्री का कोई इंटरनल बंदा, ऐसी दोस्ती यारी में भी ये डिस्कस करते हैं ऐसी घटना। मतलब कितना स्कैरी रहा होगा ना, मतलब मैं तो सोच सोच कह रहा। अब रही इनकी माताजी वाली बात, जो मैं बोल रहा था कि इन्होंने 50 फिल्में साइन कर लिए थे 40-45 दिन के अंदर। तो हुआ ये था कि जो इनकी माताजी थी ना, वो थोड़ी अलग तो थी। मैं आपको बताता हूँ कैसे।
जब गोविंदा जी 14 साल के थे ना, तभी इनकी माँ ने इनको क्या कही थी कि तुम्हें 48 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो ये बताते हैं कि 14 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक इन्होंने 48 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप किए थे। इनकी माँ चीज़ों को सेंस कर सकती थी। इनकी माँ ने एक बात इनसे कही थी कि 21 साल की उम्र में तू कुछ बहुत बड़ा करेगा बेटा, और इन्होंने किए भी। 21 साल की उम्र में ही इन्होंने 40-45 दिन के अंदर 50 फिल्मों को साइन किए थे। इतना आज तक किसी भी एक्टर ने नहीं कर पाया है। साथ ही साथ इनकी माता निर्मला देवी ने यह भी कही थी कि 15 जून सन 1996 को बेटा मैं तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी, मेरा निधन हो जाएगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 15 जून 1996 को वही हुआ जो इनकी माता निर्मला देवी ने कही थी, उनकी मृत्यु। लेकिन मृत्यु होने के बाद भी गोविंदा जी अक्सर ये कहते हैं कि मेरी माँ तो कहीं गई ही नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ है। मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं उनसे सलाह लेता हूँ। कई बार फिल्म की स्क्रिप्ट्स आती हैं और मैं स्क्रिप्ट्स को लेकर असमंजस में पड़ जाता हूँ कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं अपनी माँ से डिस्कस करता हूँ। किसी कैरेक्टर को लेकर मैं फंस जाता हूँ कि इस कैरेक्टर में मुझे कैसे आगे बढ़ना है, तो भी मैं एक बार अपनी माँ को पुकारता हूँ, मेरी माँ मेरे सामने आके खड़े हो जाती है और मैं उनसे बातें करता हूँ, उनसे सलाह लेता हूँ और वो मुझे सब कुछ बताती है। और गोविंदा जी ने तो खुद कहे ही ऐसा, ना जाने कितने सारे लोगों ने देखे भी हैं। एक डायरेक्टर था, स्ट्रगलिंग डायरेक्टर, वो गोविंदा जी के पास तक पहुंच गया था जैसे तैसे करके। अपनी एक फिल्म पिच करना चाह रहा था कि सर आप ये मेरी फिल्म कर लेंगे क्या। वो पिच करने गया, 2.5 घंटे तक उसकी पिचिंग चली थी। लेकिन इस 2.5 घंटे में ना अप्रॉक्स आधा घंटे तक गोविंदा हवा में बात करते रहते। कई बार सिर्फ लिपसिंग करते, कई बार आंख बंद करके कुछ कुछ बोलते रहते, कई बार ज़ोर से भी आवाज़ आती कि ये कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा। वो जो स्ट्रगलिंग डायरेक्टर था ना, उसका भी खून सूख गया था गोविंदा जी की ये हरकत देख के। आँख खोले और फिर बोले कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट टाइम कुछ ट्राई करते हैं। वो स्ट्रगलिंग डायरेक्टर का भी ये कहना कि उसको ऐसा लगा कि वो स्क्रिप्ट को किसी से डिस्कस किए हैं और फिर 2-3 मिनट आँख बंद करके रखे हैं और फिर बोले हैं कि नहीं कर पाऊँगा, नेक्स्ट में कुछ ट्राई करते हैं। तो उस डायरेक्टर का भी यही कहना था कि वो ज़रूर किसी ना किसी से सलाह लेते हैं। और सलाह लेने वाला कौन, उन्होंने खुद के इंटरव्यू में बताया है कि उनकी माँ। तो बस भाई ऐसी थी इनकी भूतिया घटना की भूतिया कहानी। पूरा तो भूतिया नहीं कह सकते, कुछ अलग है। कुछ लोग कहेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये माँ के लिए एक्सट्रीम लेवल का लगाव है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये पागलपन, तो कुछ लोग इसे भूत प्रेत से जुड़ी हुई घटना कहेंगे। नाम चाहे कुछ भी दो, लेकिन है तो कुछ ही अलग ही। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अगला जिस एक्टर की कहानी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा वो इतनी ज़्यादा स्कैरी है कि आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे सुन के। कल मिलना मत भूलना, और अब तक देख लिए तो इसको लाइक कर देना, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी टॉपिक, कोई ऐसी जानकारी या कहानी है तो मुझे लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला या नेक्स्ट कोई वीडियो आपके हिसाब से ही बन रहा हो। बाकी अभी तो सीरीज़ चल रही है बॉलीवुड एक्टर्स की। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।